हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आप जैसा देख रहे हैं कि आज हम इस वीडियो में मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, पीपीएच एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन होता है कि प्रसव के बाद महिला को जब भी पीपीएच होता है तो जानलेवा हो सकता है, इतना ख़तरनाक होता है। तो उसके मैनेजमेंट का एक क्राइटेरिया है जो बनाया गया है ताकि उसमें सारे स्टेप दिए जाते हैं। उसी स्टेप को उसी तरीके से हमें फॉलो करना होता है। तो आइए जानते हैं कि पीपीएच होने पे उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कुछ दो बातें हो जाए पीपीएच के बारे में। पीपीएच किसे कहते हैं? जब भी किसी महिला का प्रसव होता है तो उसके बाद उसको जो ब्लीडिंग होती है अधिक मात्रा में, लगभग 500 ml या उससे अबव, तब हम उसे पीपीएच की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि जब महिला के वजाइना के रास्ते 500 ml तक की ब्लीडिंग होती है तो उसको पीपीएच कहते हैं। और पीपीएच भी दो टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज होता है कि जब वो प्रसव के बाद तुरंत और से लेकर 24 आवर्स तक में होता है। और दूसरा सेकेंडरी पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज तब होता है जब 24 आवर्स से लेकर के 42 डेज के अंदर अगर 500 ml की ब्लीडिंग होती है या उससे अबव होती है। यहाँ पे सेकेंडरी पीपीएच में 24 आवर्स से लेकर 42 डेज तक क्यों दिया गया है? सेकेंडरी पीपीएच का जो टाइम है वो आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि 42 डेज ही क्यों दिया गया है। ठीक, तो अब आते हैं इसके स्टेप पे, हम आगे बढ़ते हैं। पीपीएच के मैनेजमेंट किस तरीके से हम करें पीपीएच होने पे। ठीक, तो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है तो सबसे पहले जो सेवा प्रदाता है वो क्या करेगा? साउट पर हेल्प, यानी आपको सबको बुलाना है। क्यों? क्योंकि आप अकेले ही पीपीएच को मैनेज नहीं कर सकते। याद रखें हमेशा कि पीपीएच एक हाई रिस्क इमरजेंसी होती है जिसमें हमें समय को बिल्कुल नष्ट नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है? क्विकली इवेलुएट वाइटल साइन। जब आप कई लोगों को बुलाएंगे तो उसमें जो लोग भी आएंगे वो अलग अलग कार्यों को करेंगे। जैसे एक आदमी उसमें से क्या करेगा? वाइटल साइन लेगा जिसमें कि पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन सब देखना है। इसके बाद इस्टेब्लिश आईवी लाइन, एक आदमी आईवी लाइन को मेंटेन करेगा और उसी वक्त वो ब्लड भी ले लेगा और लैब में उसको दे दिया जाएगा उसके क्रॉस मैचिंग के लिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए। ठीक, इस तरीके से हमें बहुत क्विक तरीके से हर स्टेप उठाने होते हैं पीपीएच में। यहाँ पे एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ कि आईवी लाइन हमेशा दोनों हाथों में इस्टेब्लिश की जाती है। एक में आपको हमेशा 18 नंबर का जो हरा कैनुला होता है ना, आपको वो लगाना है। दूसरे में आप 20 नंबर या 22 नंबर का भी लगा सकते हैं जो आपके यहाँ अवेलेबल हो। लेकिन एक हाथ में तो मस्ट है कि 18 नंबर का ही कैनुला लगेगा, ताकि क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े तो हम 18 नंबर का कैनुला से आराम से ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं। फिर क्या है? इन्फ्यूजन रैपिडली नॉर्मल। इसमें क्या लगती है? आईवी फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट, दोनों हाथों में। एक में एनएस लगेगा, एक में आरएल लगेगा। और 1 लीटर, क्योंकि 500 की ml की ये बोतलें हैं दोनों, जो मिला करके 1 लीटर होता है। और उसको हमको कितनी देर में देना होता है? 15 to 20 मिनट में हमको पेशेंट को देना होता है। या फिर अगला स्टेप है गिव ऑक्सीजन 6 to 8 लीटर पर मिनट। जी हाँ, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको तो हमें 6 to 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से मरीज को तत्काल में ऑक्सीजन देना है। कैथेटराइजेशन द ब्लडर को हमेशा इम्पटी किया जाता है पीपीएच होने पे, ताकि हमें सही तरीके से उसके यूट्रस की पोजीशन पता चले। और यूट्रस मसाज करके तब देखते हैं, पहले ब्लडर को खाली करने के बाद। तो और क्या है? चेक वाइटल साइन एंड ब्लडर लॉस एवरी 15 मिनट। एवरी 15 मिनट में आपको उसके वाइटल साइन और कितने रेशियो से उसका कितने ml ब्लड लॉस हो रहा है उसको देखना है। फिर क्या है? मॉनिटर फ्लूइड इनटेक एंड यूरिनरी आउटपुट। जी हाँ, उसके इनटेक और आउटपुट पे हमेशा नज़र बनाए रखना है, क्योंकि पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज कोई साधारण बात नहीं होती है। ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है मरीज के लिए जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है।
यहाँ कुछ बातें बता दें कि देखिए इतने स्टेप उठाने हैं तुरंत क्विक तरीके से बिना समय नष्ट किए, तो इसलिए हमें कई लोगों की आवश्यकता होगी, कई स्टाफ की आवश्यकता होगी, इसीलिए हमको सबको बुलाना होता है। फिर क्या है, गिव इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट IM इफ़ नॉट गिवन आफ्टर डिलीवरी। अगर डिलीवरी के बाद 10 यूनिट ऑक्सीजन नहीं दी गई है तो हमें तुरंत उसे इंट्रामस्कुलर देना है। अगर दी गई है तो हमें यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करना है, स्टार्ट इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 20 यूनिट इन 500 ml RL 14 to 60 ड्रॉप पर मिनट। ठीक है, RL में डाल करके हमें 20 यूनिट का मतलब होता है एक इंजेक्शन जो होता है वो 5 यूनिट का होता है। तो इस तरीके से हमें 4 इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन के लेकर के और तोड़ करके RL बोतल में हमें डाल देने हैं। ठीक, फिर क्या है, चेक टू सी इफ प्लेसेंटा हैज़ बीन एक्सपल्ड। लेकिन इससे पहले हम यहाँ एक बात और आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपको 40 का इस्तेमाल करना चाहिए कि PPH का जो एग्जैक्ट कारण है वो आप जान सकें। तो वो 40 क्या होते हैं तुरंत जान लेते हैं। एक T से होता है यूट्रस का टोन कैसा है, दूसरे T से ट्रामेटिक हेमरेज तो नहीं है, तीसरे T से होता है कि कोई रिटेंड टिश्यूज़ तो नहीं है, प्लेसेंटा तो नहीं है जिसके कारण ब्लीडिंग हो रही है, PPH हो रहा है। चौथे T से होता है थ्रोम्बिन, मतलब कि थ्रोम्बिन कंगुलोपैथी तो नहीं है। ये 4 T को हमेशा माइंड में रखना चाहिए जब भी PPH होता है, ताकि आप एग्जैक्ट कारण तक पहुंच सके कि PPH क्यों हो रहा है। फिर देखते हैं क्या है, चेक टू सी ई प्लेसेंटा हैज़ बीन एक्सपल्ड। आपको देखना है प्लेसेंटा अच्छे से आउट हो गया है, प्लेसेंटा नॉट डिलीवर्ड। प्लेसेंटा अगर नॉट डिलीवर्ड है तो क्या करना है, अब आगे बढ़ते हैं। बिना समय गवाए ये सारे निर्णय हमें करने होते हैं, इसलिए 40 का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर क्या है, प्लेसेंटा नॉट डिलीवर, प्लेसेंटा नहीं निकला है, रिटेन प्लेसेंटा है तो क्या करना है, कंटिन्यू इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 20 यूनिट इन 500 ml RL और ड्रॉप कितना रहेगा 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट है। और आपको तुरंत अपने हाथ से क्या करना है, रिफ़र टू FRU। FRU का मतलब फर्स्ट रेफरल यूनिट आपके ज़िले में होगी, वहाँ आपको सबसे पहले अपने पेशेंट को रिफ़र कर देना है। और SC/CSC जिसके पास जिला अस्पताल या कोई और बड़ा सेंटर मेडिकल का नज़दीक हो तो आप तुरंत वहाँ के लिए रिफ़र करें, लेकिन जिसके पास से FRU नज़दीक है उसको FRU पे तुरंत रिफ़र कर देना चाहिए। और इसके बाद क्या है, इधर देखते हैं, प्लेसेंटा डिलीवर्ड, प्लेसेंटा निकल गया है, मसाज द यूट्रस टू एक्सपेल द क्लॉट्स। लेकिन उसमें क्लॉट है, इसके लिए आपको क्या करना है, मसाज करना है और क्लॉट निकाल लेना है। एग्जामिन प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन फॉर कंप्लीटनेस। हमें प्लेसेंटा को अच्छी तरीके से देखना है कि जो भी उसके लोब्यूल्स है, मेम्ब्रेन है, वो अच्छी तरीके से निकला है कि नहीं है, चेक कर लेना है। चेक किस में करेंगे, किडनी ट्रे में रख करके। यहाँ पे हमें किडनी ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी चेक करने के लिए। फिर 2 स्थितियाँ हैं, कंप्लीट निकल गया, नॉट कंप्लीट। अगर कंप्लीट है सबसे पहले तो देख लेते हैं, तो फिर क्या है, फील द कंसिस्टेंसी ऑफ यूट्रस पर एब्डामिन, यूट्रस वेल कॉन्ट्रैक्ट ट्रॉमेटिक PPH। यानी देखिए कह रहा है कि अगर आप देख लिए कि जैसे हम कहा ना 40 के कहे ना कि 40 का इस्तेमाल करिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एटोनिक PPH है या कैसा ट्रॉमेटिक PPH है। अगर आपका यूट्रस अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है और पूरी तरीके से ठोस है तो यूट्रस से तो ब्लीडिंग हो नहीं रही है, फिर आप दिमाग लगा सकते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं इससे ट्रॉमेटिक PPH है। ट्रॉमेटिक PPH का मतलब कि कहीं ना कहीं टीयर है, सर्वाइकल टीयर भी हो सकता है, वजाइना में मसल टीयर भी हो सकता है, तो उसको आपको एक्सपेल आउट करके और उसे ट्रीट करना है। फिर क्या है, पैक द वजाइना एंड रिफर टू FRU, कंटिन्यू इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 20 यूनिट इन 500 RL 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट। अगर आपके पास से आप किसी PC पे हैं, सब सेंटर पे है, तो FRU अगर पास में है तो आपको वहाँ रिफ़र कर देना है अगर ट्रॉमेटिक PPH है। फिर यहाँ पे देख क्या है, सॉफ्ट एंड फ्लैवी यूट्रस, ये टोनिक PPH मतलब सॉफ्ट है, वो अपने साइज से बड़ा भी दिख रहा है यूट्रस आपका, तो मतलब कि ये यूट्रस में ज़रूर कुछ ना कुछ क्लॉट भरा हुआ है, अच्छी तरीके से प्लेसेंटा नहीं निकला है, तो आपको मसाज करना है, क्लॉट निकलना है। और यहाँ पे भी जो PPH हो रहा है वो यूट्रस के थ्रू हो रहा है, बच्चेदानी से रक्तस्राव जो आ रहा है। फिर क्या करना है, बायो मैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस, कंटिन्यू इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 20 यूनिट इन 500
500 ml RL DNS IV administration, another uterotonic drugs, injection methergine, tab-mesoprostol, patient still bleeding, refer to FRU। ठीक है, अब इसके बारे में हम जल्दी से बता देते हैं कि ये आपका देखिए फ्लेवी यूट्रस है, आपने मसाज किया, सारे चीज़ों को उसमें से निकाल दिया, बाई मैनुअल कंप्रेशन आप यूट्रस, आप ऊपर से इस तरीके से यूट्रस को पकड़ के और वजाइना के रास्ते इस तरीके से यहाँ पे जाके और दोनों को दबाएंगे ताकि जो यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है उसको कंप्रेस हो। जैसे किसी चीज़ से ब्लड निकल रहा है, अगर हम उसको यहाँ पे दबा देते हैं तो वहाँ से स्टॉप हो जाता है। तो बस यही बाई मैनुअल कंप्रेशन है, हमको यूट्रस को दोनों के बीच में इस तरीके से दबाना होता है ताकि वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो और वहाँ से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। तुरंत हमें ऑक्सीटोसिन फिर भी चलती रहेगी और इस तरीके से उसके अलावा क्या लगेगा, मेथर्जिन देना है और भी जो प्रस्टाल देना है, बाई रेक्टम भी, बाई ओरल भी दे सकते हैं, जैसे आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं उस तरीके से आप इसको दीजिए। और फिर उसके बाद पेशेंट को फिर भी आपको आपसे अपने से हायर सेंटर पे रेफ़र करना है क्योंकि वो PPH की मरीज है। इधर छोटा सा देख लेते हैं, नॉट कंप्लीट, प्लेसेंटा आउट हुआ है। फिर क्या करना है, कंटिन्यू इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 20 यूनिट इन 500 ml RL 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट। FRU मतलब नॉट कंप्लीट है तो आपको रेफ़र करना है अपने हायर सेंटर पे और ऑक्सीटोसिन चलती रहेगी 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट। तो कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है और रेफ़र हमें अपने से हायर सेंटर पे करना है। क्यों? क्योंकि ये PPH की मरीज़ थी, इसे कब जहाँ भी OT की सुविधा होती है, जहाँ भी OT की सुविधा होती है, हमें PPH के PPH के मरीज को तुरंत वहाँ पे रिफ़र करना होता है कि कोई और आवश्यकता पड़े उससे पहले वो बिना समय गवाए वो हायर सेंटर पे उसको हम पहुँचा दें। और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है परिवार वालों को, और जहाँ आप भेज रहे हैं वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब भी मरीज आपकी एम्बुलेंस से जाती है तो सारी चीज़ें देख लीजिए कि सारी ऑक्सीजन वगैरह उस एम्बुलेंस में अवेलेबल है कि नहीं। इस तरीके से आप एक पेशेंट को मैनेजमेंट आप PPH की जानकारी करके त्वरित कार्रवाई करके क्विक स्टेप उठा करके आप जान बचा सकते हैं। और ये जानकारी होनी भी चाहिए, जो भी मेडिकल स्टाफ है लेबर रूम में जो नियुक्त हैं या जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल के स्टूडेंट, उनको PPH के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। और आज के वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको ऐसा लगे जो ना समझ में आई हो बात मेरी और कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट का ऑप्शन खुला है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। PPH से कोई भी कोई भी छोटी बड़ी जो भी जानकारी आपको चाहिए आप इससे रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, लेकिन एक काम आपको ज़रूर करना है, मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपने नर्सिंग सखी की अगली वीडियो में, लेकिन तब तक आप सभी मम्मी लोग, आप सभी जो बन गई हैं, जो बनने वाली हैं, सभी लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय 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 सभी को, और अवेयर हो, मेरे वीडियोस को जान करके आप सभी अवेयर हो। थैंक यू वेरी मच।